अनवर शेख साहब, पहले तो आपके फ़ैन हैं, प्रशंसक हैं और बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब हौसला अफजाई के लिए। ये पूछ रहे हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 1330 रुपये के दाम पे और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 531 रुपये के दाम पे लंबी अवधि के लिए लेकर रखा है, क्या करना चाहिए? टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, देखिए पैसेंजर व्हीकल में तो 378 का ब्रेकडाउन गैप के साथ आया है। 320 का टारगेट हम डिस्कस करते आ रहे हैं, 320 आते हुए दिख रहा है। 320 के पहले कोई भी रिव्यू में नहीं करने वाला। हर पुल बैक पे सेल ऑन रैलीज वाला कैंडिडेट है। रिवर्सल बनना है तो 380 के ऊपर ही बनेगा। फिलहाल 320 आते दिख रहा है। रिलायंस आज भी मैंने ट्रेड किया है, 1600 1620 के कॉल्स कवर्ड कॉल बेचे हैं। तो इस पे मैं बहुत ज्यादा आपको बाई सेल की सलाह नहीं दे पाऊंगा एज पर सेबी रूल्स। बट ओवरऑल मेरे को ये स्टॉक 2100 रुपए 2200 रुपए जाते हुए दिख रहा है। मैं डिलीवरी खरीद के बैठा हूँ, सामने कवर्ड कॉल बेचता रहता हूँ ताकि ब्याज का पैसा मिलता रहे। ओके। एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, राजू तिवारी साहब पूछ रहे हैं कि इसमें कितना पोटेंशियल डाउनसाइड आपको और दिख रहा है? स्टार्टिंग में ना आवाज कट के आ रही है, एक बार स्टॉक रिपीट कर देंगे क्या? एक्शन कंस्ट्रक्शन, यस। 778 1280 पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है। 778 का पहला इनिशियल टारगेट खुला हुआ है बाइंग क्लाइमेक्स का। रफ्तार थोड़ी धीरे है लेकिन ट्रैक पे है। 778 रुपीज आते हुए दिख रहा है। नहीं जैन साहब, मतलब घर में कोई ऐसा कुछ तो नहीं हुआ था ना कि कान वान पे कोई चोट वोट लग गई हो, कहीं सुनाई देने में कोई इशू आ रहा हो? अदरवाइज आपको चैनल का ऑडियो नहीं में नहीं इशू लग सर, रहा है जबकि घर में कुछ इशू की वजह से कान से थोड़ा सुराई कम पड़ रहा हो, वो तो ठीक है नहीं ना नहीं सब? सर, जूम में कोई दिक्कत है। अच्छा अच्छा, अभी मुझे लगा घर में कि मम्मी पापा हैं तो अभी हाथापाई की नौबत नहीं आई है। नहीं, आगे भी ना आए, अगर आए भी तो आपको पता ही आपको क्या करना है लेकिन अदरवाइज ऐसी सिचुएशन ना हो। बाकी जूम के लिए मैं टीम को बोल देता हूँ, वो जरूर देख लेंगे। टाटा टेक में क्या करना चाहिए, ये एक सवाल आया है। टाटा टेक में अभी कुछ नहीं करना चाहिए, शांति से बैठना चाहिए। मेजर सपोर्ट जोन 652 के आसपास है। यहाँ पे अगर फेलियर बना तो अपसाइड खुलेगी। यहाँ पे अगर ये ब्रेकडाउन कंफर्म होता है तो नीचे मेजर सपोर्ट 628 है, वहां तक आ सकता है। तो मेजर सपोर्ट के आसपास है, यहाँ पे मेक और ब्रेक का वेट करना चाहिए। ओके। एक मोहित जी का सवाल है कि कॉल्स के टाइम में टाइम वैल्यू इरोड होती है क्या? एक्सपायरी के आसपास कॉल का जो ज़्यादा इन्वर्स होने के चांसेस हैं, उन्होंने मतलब बहुत क्लियर सवाल नहीं पूछा, लेकिन जो मैं समझ रहा हूँ ये कह रहे हैं कि टाइम वैल्यू डिके होती है हर ऑप्शन में, और ये जैसे जैसे करीब आता है वो टाइम वैल्यू को लोग खाते हैं। सो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? सर ये अपने आप में अगर आप नेकेड कर रहे हैं तो बहुत रिस्की काम है। आई वुड नॉट सजेस्ट अनलेस यू आर प्रोफेशनल। बाकी कवर्ड कॉल राइटिंग में तो कोई आपकी दिक्कत ही नहीं है। 1080 का जैसे मैंने अदानी ग्रीन का बेच के बैठा हूँ। 13 रुपए की एवरेज, मतलब अभी आज 1180 की एवरेज है और पिछला 3-4 रुपए मिला है, तो अगर उसको जोड़ लें तो 1095 मेरा ब्रेक इवन है। 1060 की मेरे पास बाई प्राइस है। मान लीजिए कि वो कल को किसी भी वजह से हफ्ता 10 दिन में 1500 हो गया तो मेरे को लॉस कुछ नहीं होगा। मेरी बस सेल प्राइस 1095 पे कैप हो जाएगी। तो इस तरीके से ब्याज खाने के लिए तो ठीक है। अगर आप नेकेड कर रहे हैं तब आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। दूसरे कंधे पे बंदूक रख के एटलीस्ट ऑप्शंस तो नहीं प्ले किया जा सकता है। तो मैं इसलिए पब्लिक मीडिया पे ऑप्शंस बिल्कुल नहीं डिस्कस करना चाहता हूँ। मैं रेगुलर ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, कमोडिटीज में करता हूँ, इसमें करता हूँ। बट आई वुड नॉट लाइक टू टॉक ऑन दिस ऑन पब्लिक मीडिया, क्योंकि नहीं तो आप अभिमन्यु बन के चक्रव्यूह में मर जाएंगे और होगा जाएगा कुछ नहीं मालूम पड़ा। जब पूछने की बारी आई, हम शो पे लाइव नहीं है या आपका सवाल नहीं लिया गया, तो आप अभिमन्यु बन जाएंगे। तो मैं इस चीज को पब्लिक मीडिया पे नहीं डिस्कस करता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं मोहित साहब इसमें, ये ओपन कॉल, नेकेड कॉल, कवर कॉल, बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अब आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हो ये मतलब कुछ टाइम फ्रेम में आपको नहीं बताया जा सकता। दूसरा, आप कई बार ये होता है कॉल बेच दो प्रीमियम खाने के लिए, और जब बेचो और कवर करने का समय हो तब जैन साहब सामने ना हो या कोई जानकार सामने ना हो, तो आप क्या करोगे? सो इसलिए ऑप्शंस बहुत ही स्ट्रैटेजिकली, बहुत ही संभल कर, बहुत ही देख कर काम कीजिएगा। आउटराइटली खाली सोचकर कि इसमें मैं प्रीमियम खा लूँ, ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए थोड़ा बच के रहिए, ज़्यादा बेटर है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र और एनएमडीसी स्टील पे जुबेरी साहब का एक सवाल आया है, क्या करना चाहिए इन दोनों में?
एनएमडीसी स्टील तो मुझे ठीक लगता है, लेकिन अभी चल नहीं रहा है। सेम इज विद टाटा स्टील। इवेंचुअली जब मेटल में टाइड फेवर में आएगी तो एनएमडीसी आपको आराम से 63 67 तक मिल जाएगा। बहुत पेशेंस वाला ट्रेड है, तो ट्रेडर मानसिकता वाले लोग एकदम दूर रहे, नहीं तो फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। दूसरा एनएमडीसी स्टील के बाद था, सर एक बार बताइए, एनएमडीसी स्टील, महाबैंक। बैंक ऑफ महाराष्ट्र। महाबैंक। महाबैंक में ब्रेकआउट के आसपास से कम 5 हफ्ते हो गए हैं। ब्रेकआउट के बाद से कोई फॉलो थ्रू मूव नहीं मिला है। करंट वीक में 20 डे मूविंग एवरेज और प्रीवियस वीक लो स्वीप हुआ है, तो अगर अगले हफ्ते मूव नहीं आई 60 रुपए के ऊपर, तो प्रोबेबली ये ब्रेकआउट नहीं काम करेगा। तो नेक्स्ट वीक का टाइम स्टॉप लॉस लगाइए। नेक्स्ट वीक में अगर 60 रुपए नहीं निकला, तो फिर इस स्टॉक में दिक्कत स्टार्ट हो जाएगी। तो एक हफ्ते का समय दीजिए। 60 रुपए का लेवल अलर्ट लगाइए, निकल गया तो बहुत बढ़िया, फिर 67 और 70 का टारगेट मिलेगा। नहीं मिला तो ये प्रेशर आना स्टार्ट हो जाएगा। हम्म, एक तरुण सागर साहब का सवाल है, सिम्बॉटिक आईएनसी करके इन्होंने कंपनी ढूंढी है, बीएससी पे लिस्टेड है, 539278 ये इसका बीएससी कोड है, 2-2.5 रुपए का शेयर है, 9 करोड़ की मार्केट कैप है, क्या किया जाए? तो इस पे तो बताने कुछ भी नहीं है। एक तो लिक्विड काउंटर है, 22,000 का वॉल्यूम है, और सर्किट अप सर्किट डाउन चलता है, अवॉइड कर देना चाहिए कंप्लीटली। चलिए, तो वैसे भी ये शेयर अवॉइड ही करने लायक है सर। अगर आपने इसमें पैसा डाला भी है तो ना लिक्विडिटी है, ना प्राइस को देख के खाली आप एंटर कर जाएंगे, बुक वैल्यू से नीचे मिल रहा है इसलिए ऐड कर लो। लेकिन इन्वेस्टमेंट कंपनियां आमतौर पर बुक वैल्यू के नीचे ही होती हैं, सो उस पार्ट को भी आप ध्यान रखिएगा। एक और सवाल शामिल कर लेते हैं हमारे पास जो आया है रिलैक्सो को लेकर, अबरार शेख साहब का। वो पूछते हैं कि नई खरीदारी करनी चाहिए क्या, और अगर हाँ तो क्या स्टॉप लॉस, क्या टारगेट? रिलैक्सो नहीं, रिलैक्सो अवॉइड करना चाहिए सर। रिलैक्सो कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। मंथली चार्ट पे बेरिश फ्लैग काइंड ऑफ ब्रेकडाउन था 419 का, तो ये पुल बैक आपको जरूर 419 440 50 की जोन तक दे सकता है। बट ये ब्रेकडाउन के साथ मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये सही पड़ा और गलती से भी 387 के नीचे निकल गया, तो आप मान के चलिए कि अगला जो मेजर स्विंग स्ट्रक्चर का सपोर्ट है वो समवेयर अराउंड 170 रुपए पे ही है। तो 387 के नीचे कोई बड़ा सपोर्ट नहीं है मंथली चार्ट पे 170 के पहले। तो रिलैक्सो को एकदम वॉचलिस्ट से हटा देना चाहिए। ओके, एक बावा साहब का सवाल आया है कृष्णन कृष्णन फॉस्केम को लेकर, 546 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। अब इसमें होल्ड करें या लॉस बुक करें? ये शेयर पीछे बहुत चला था, बढ़िया नंबर भी कंपनी पोस्ट करती रही थी अपने, तो इसके दम पर ये चला भी काफ़ी था। अब क्या करना चाहिए इसमें? तो वीकली चार्ट पे 3 6 9 हफ्ते की टाइटनेस है, लेकिन ये टाइटनेस थोड़ा सा मतलब हिंज मार रही है नीचे की तरफ। 463 ये लास्ट लाइन इन द सैंड है। 463 के नीचे अगर गया तो स्टॉक में तगड़ी पिटाई होना स्टार्ट होगी। समवेयर अराउंड कोई भी मेजर सपोर्ट 305 के पहले नहीं है, तो 363 जब तक होल्ड है आप लॉन्ग रह सकते हैं। मे बी इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आ सकता है, तो मेक और ब्रेक जोन पे है। कंसोलिडेशन अपने फैग एंड पे है, 1 2 हफ्ते में क्लियर हो जाएगा। 460 463 टूटा तो लॉन्ग कतई नहीं रहना है, फिर 311 रुपए ही आते हुए दिखेगा। तो 460 का ओके, मैंडेटरी स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिए। 2 से 3 दिन का समय दीजिए। चलिए, श्याम सोनी साहब का एक सवाल आया है टॉलेंस टायर को लेकर, 193 रुपए के दाम पर एवरेज करने की इच्छा इन्होंने रखी है, तो अब क्या किया जाए? टूलिंग्स में वीकली पे स्विंग लो था 141, तो प्रोबेबली इस वीकेंड और अगले वीक का वेट कीजिए। अगर अगले वीक तक 141 के ऊपर आ गया तो फिर स्टॉक में 157 165 तक पुल बैक बनेगा। अगर नहीं आया, क्लोजिंग ऐसे ही 141 के नीचे रही, तो स्विंग लो 122 और उसके नीचे स्विंग लो 112, ये दोनों खुल जाएंगे। तो एक हफ्ते का और समय दीजिए। रिवर्सल बनना है तो यहीं से बन जाएगा, नहीं तो फिर डाउनसाइड खुल जाएगी। ओके, एक सवाल है पीएफसी के ऊपर, मेनन साहब पूछ रहे हैं कि 400 रुपए के दाम पे इन्होंने पीएफसी ले रखा है, करेक्शन काफ़ी हुआ आरईसी पीएफसी में, अब क्या कर रहे हैं? सर आरईसी पीएफसी में बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था लगभग पीएफसी में 475 के आसपास, जिसका पहला टारगेट 328 था।
जो ऑलमोस्ट कल टेस्ट हो चुका है 334 का लो। पुल बैक दे सकता है इनटू 50 डे मूविंग एवरेज 372, बट इवेंचुअली जिस दिन 328 टूटा 206 रुपए का टारगेट खुलेगा। और सेम इज विथ आरईसी लिमिटेड, यहाँ पे भी 347 के नीचे क्लोजिंग है, पीएफसी बाउंस किया तो ये भी करेगा, बट इवेंचुअली 281 और 236 दिख रहा है। तो आने वाले समय में 281 236 शायद आते हुए भी दिखाई पड़ सकते हैं। एक और सवाल आया है LTIM को लेकर, वो पूछ रहे हैं कि क्या एंड तक, दिसंबर के एंड तक ये 6600 जाने की उम्मीद है? आपको दिख रहा है क्या ऐसा कुछ? जाने को जा सकता है सर। प्रॉब्लम यह है कि जो पीछे गैप छूटा हुआ था 18 दिसंबर के आसपास 6288 6471 का, उसी गैप के अंदर आया है। और जनरली जब इतनी बड़ी मूव लेके गैप के अंदर आता है, समय लगता है इसको। और वीकली पे भी मूविंग एवरेज बहुत पीछे हैं 58 88 पे। मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो आ जाएगा, नहीं तो ये यहाँ पे साइडवेज होने की गुंजाइश काफी ज्यादा है। 70% चांस है अगले 4 से 6 हफ्ते साइडवेज चला जाएगा। 30% चांस है कि ये अपना ऑल टाइम हाई ब्रीच कर देगा। तो एक राय आपको दी गई है, खास तौर से जो सिचुएशंस हैं उनको लेते हुए, तो आप उसके हिसाब से आप अपनी रणनीति बना सकते हैं। ITC होटल कौन से लेवल पर बाय करना चाहिए? अब क्या करा जाए उसमें? और दूसरा सोलाना में कहाँ से बाय करते हो? सोलाना तो समझ में नहीं आ रहा। खैर, ITC होटल को लेकर क्या राय है आपकी? राणा जी सवाल पूछ रहे हैं। सर आईटीसी होटल फिलहाल 192 रुपए आते हुए दिख रहा है। जो हमने डिस्कस किया था कि 218 टूटने के बाद 192 और 180 आएगा। फिलहाल 192 का गैप फिल करने आ रहा है, उसके नीचे टिका तो फिर 180 भी टेस्ट कर सकता है। अभी बाइंग का स्ट्रक्चर नहीं है। 10 20 50 एक दूसरे के ऊपर आने दीजिए एटलीस्ट ऑन डेली, तब देखेंगे। तो आपको एक राय यहाँ पर दी गई है, अभी तो एटलीस्ट यहाँ पर खरीदारी आप ना करिए। SJVN को लेके मोइत्रा साहब का सवाल है। 700 शेयर हैं SJVN के 111 रुपए के दाम पे, और 150 शेयर हैं NHPC के 95 रुपए के दाम पे। ये दोनों वो PSU स्टॉक है जो एक तरफ चले थे, ये ऊपर के लेवल पे एंटर कर गए और अब फंस गए। अब क्या किया जाए इनमें? सर बाइंग क्लाइमैक्स के बाद से इसके टारगेट खुले हैं 80 रुपए 28 पैसे, 61 रुपए 53 पैसे और 51 रुपए 14 पैसा। तो पहला हो गया है 80 28, अब उसके नीचे ब्रेकडाउन है। पुल बैक में 80 81 की जोन मिले तो माल बेचिए। 61 53 और 51 14 ये दो टारगेट आते हुए दिख रहे हैं। 51 14 और 61 63 के आसपास के जो जोन है वो यहाँ पे शायद आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। सयंतन दत्ता साहब का एक सवाल आया है। पहले तो आपको गुड आफ्टरनून दे रहे हैं, रिगार्ड्स कर रहे हैं। दूसरा, इनके पास ABFRL के शेयर हैं 78 रुपए के दाम पे, और ओरिएंट सीमेंट के शेयर हैं 213 रुपए के दाम पे। क्या करना चाहिए इन दोनों में? देखिए ओरिएंट सीमेंट में तो 221 का ब्रेकडाउन आया था, जिसका टारगेट 185 और 143 है। तो 185 तो नहीं बच पाया, 143 करीब आते हुए दिख रहा है। बाइंग का स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं है। इसमें जो सीमेंट की स्टोरी प्ले आउट होनी थी वो 360 पे हो चुकी है। बेटर है कि प्रिज्म सीमेंट, सागर सीमेंट, इन टाइप के सीमेंट काउंटर्स में रहिए। और लार्ज कैप में रहना है तो ACC, अंबुजा, ग्रासिम, अल्ट्राटेक किसी में भी रह लीजिए। उसमें थोड़ा सा कम मूव मिलेगा लार्ज कैप में, स्मॉल कैप में थोड़ा सा ज्यादा मूव मिलेगा। तो एक राय आपको ओरिएंट सीमेंट के लिए दी गई है। और ये दूसरा जो पोजीशन था इनका, उसमें ABF फैशन में एबीएफआर एबीएफआरएल में सर ये ट्रम्प डील की वजह से नीचे जाके अटक जाता है। ना नीचे 70 72 तोड़ रहा है, ना ऊपर 95 तोड़ रहा है। तो अगर रेंज प्ले करना है तो रेंज के बॉटम के आसपास एक बार एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बट इन्वेस्टमेंट ग्रेड का काउंटर है। ट्रेडर्स अगर एंटर करेंगे तो फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। ट्रेडर्स अगर एंटर करेंगे तो फ्रस्ट्रेटेड ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे। एक और सवाल आया है राहुल भट्टर साहब का। ये पूछ रहे हैं कि सोम डिस्टिलरी 103 रुपए में बाय किया था जब पहले बोला था, अब और कितना नीचे जाएगा? क्या किया जाए इसमें? सोम डिस्टिलरी तो कभी बाई 153 के नीचे बोला ही नहीं गया। 153 के नीचे हम सिर्फ सपोर्ट्स का वेट कर रहे हैं कि कहाँ बुलिश रिएक्शन देगा, जो अभी तक कहीं भी दिया नहीं है। एक दिन 25 नवंबर को दिया था इस पे डेली चार्ट पे, लेकिन अगले 2 दिन बाद फेल कर गया था। तो अभी कहीं से भी कोई बुलिश एविडेंस है ही नहीं बाई करने का। हम वेट कर रहे हैं। अगर बनता है 108 के आसपास कोई बुलिश एविडेंस तो हम जरूर लॉन्ग में इंटरेस्टेड होंगे। इनिशियल बाउंस 129 137 के लिए, और उसके बाद स्ट्रक्चर बदलने के बाद फिर लंबे मूव के लिए। तो बुलिश नहीं, एविडेंस का वेट 103 पे किए बिना। खरीदारी है जैन साहब, इनकी 103 पे खरीदारी है।
सर एग्जैक्टली वही कह रहा हूँ, अगर बुलिश एविडेंस वेट किए बिना अगर आप केवल बॉटम फिशिंग कर रहे हैं तो बाउंस बैक में निकलना भी सीखिए। 108 70 मेजर रेजिस्टेंस है, और अगर वो निकला तो 115 मिल सकता है, वहां पे एक बार एग्जिट कीजिए, और जब तक प्रॉपर स्ट्रक्चर ना बन जाए तब तक स्टॉक को अवॉइड कीजिए। ओके, स्वाति जी का एक सवाल आया है, पहले तो पूछ रहे हैं कि आरफिन इन्होंने 57 रुपए के दाम पे लिया हुआ है और आर एस इंफ्रा 150 रुपए के दाम पे लिया हुआ है। दोनों में आप एग्जिट बताइए, कहाँ इन्हें एग्जिट करना चाहिए? फिर एरिस इंफ्रा तो आपको 136 के नीचे क्लोज पे एग्जिट कर लेना चाहिए था। और आरफिन, आरफिन आरफिन इसमें हमारे क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं 59 ऑड रुपीज से करीब करीब 68 69 तक का टारगेट हमको दिख रहा है। 59 पे ब्रेकआउट आया था, वहां से हमने बाई लिया था। अब अपडेटेड स्टॉप लॉस कॉस्ट पे आ चुका है 59। अगर 59 के नीचे क्लोज करता है तो हम एग्जिट करेंगे ब्रेक इवन पे, और नहीं 68 69 मिला तो प्रॉफिट बुक भी करेंगे। ओके, ये तरुण सागर साहब ने थोड़ा क्लैरिफिकेशन दिया है, वो सिम्बायोटिक इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है। सिम्बायोटिक एंड LLY, ये यूएस का लिस्टेड स्टॉक है। आप ट्रैक कर पा रहे हो क्या? सिम्बायोटिक, LLY, मिल नहीं रहा सर सिम्बायोटिक, ये मिल नहीं रहा सर मेरे को। चलो, इनकेस आपको मिले तो बताइएगा। साईं प्रवीण साहब पूछ रहे हैं कि हेक्सावेयर 676 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, यहां क्या करना चाहिए? एक्सावेयर टेक्नोलॉजी 763 का ब्रेकआउट आया था 4 दिसंबर को, उसका स्टॉप लॉस बनता है 727 रुपए। लेकिन 763 के ऊपर टिका नहीं, अगले दिन ये वर्टिकल डाउन मूव आई है। अगर ये निकालता है नीचे में 727 तो फिर ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा कि फेल हो गया है, और 645 का टारगेट खुलेगा। तो अगर आपके पास है तो 727 का स्टॉप लॉस ले लीजिए, अगर नहीं है तो अवॉइड कर दीजिए। तो एक राय आपको हेक्सावेयर के रेफरेंस में दी गई है, आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। आईटी थोड़ा रिस्पाइट लेगा तो शायद सपोर्टिव बाइंग भी आते हुए दिखाई पड़ेगी। एक सवाल ईशान गौरव साहब का, ये पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग को इस दाम पर एवरेज कर सकते हैं क्या? ये इसको इसलिए होल्ड करना चाहते हैं क्योंकि जल जीवन मिशन 2028 तक ये होल्ड करेंगे, जल जीवन मिशन की वजह से। आप क्या राय रखते हो? कर सकते हैं ऐसे थोड़ा बहुत एवरेज। आई वुड से कि आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर रिवर्सल का वेट कर लीजिए, क्योंकि सपोर्ट जोन के पास लेते जाना, एक तोड़ के दूसरा, दूसरा तोड़ के तीसरा आ जाता है। तो अभी माहौल इनके फेवर में नहीं है मिड कैप स्मॉल कैप के। या तो 59 के आसपास एवरेज कीजिएगा, या स्ट्रक्चर चेंज होने पे एवरेज कीजिएगा। फिलहाल थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए। तो फिलहाल से आप फिलहाल तो इसमें बने रहिए, ये एक राय आपको दी गई है, लेकिन आपको लेवल बता दिए गए हैं, उनको भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक सवाल आया है एकाउस्ट्रॉनिक्स हैंडल से, उन्होंने पूछा है कि अदानी पोर्ट करीब करीब 1600 रुपये के आसपास तक जा सकता है क्या? 1550 या आए तो ये प्रॉफिट बुक करें, क्या करें? अगर आप ट्रेडिंग करने आए हैं तो गलत स्टॉक में हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने आए हैं तो हर डिप पे ऐड करते चलिए। 1606 ऑल टाइम हाई पहले मिलेगा, और उसके बाद 2000 तक चला जाएगा। अगर आप बहुत जल्दी में हैं तो बहुत गलत स्टॉक में हैं। तो अगर आप जल्दी में हैं तो आप गलत स्टॉक में हैं, लेकिन ये कंपनी अच्छी है, आप समय दे सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके सामने ज़रूर रख देता हूँ कि ये कंपनी वर्ल्ड की लार्जेस्ट लिस्टेड पोर्ट कंपनी है। सो ऐसा नहीं है कि ये इंडिया की ही है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट लिस्टेड पोर्ट कंपनी है। उस हिसाब से भी आप इसे ध्यान रखिएगा। मोहित जी का एक सवाल आया है, ये कह रहे हैं कि ये 35,000 रुपये पर मंथ की SIP कर रहे हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में, क्या ये सही है? एक दूसरा, ये 10 साल के लिए सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने बच्चे के लिए, क्या ये टाइम फ्रेम सही है? 35,000 आपकी इनकम का, मंथली इनकम का कितना पार्ट बनता है ये उस पर डिपेंड करेगा। बट हाँ, मैं अपनी मेजॉरिटी ऑफ इनकम, मतलब ट्रेडिंग इनकम से जो प्रॉफिट आती है, ट्रेडिंग कैपिटल से जो प्रॉफिट आती है, या अदर सोर्स ऑफ इनकम से जो प्रॉफिट आती है, मैं केवल और केवल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में डालता हूँ। मैं मिड कैप में भी नहीं डालता हूँ, केवल और केवल स्मॉल कैप फंड्स में डालता हूँ। कि मेरे पास 20-25 साल का समय है, तो बच्चों के हिसाब से मैं उसी में निवेश करता हूँ। तो आइडियली मेरा रिस्क प्रोफाइल थोड़ा हाई है, तो मैं स्मॉल कैप में रहता हूँ।
थोड़ा सा अगर आपका रिस्क प्रोफाइल मीडियम है तो मिड एंड स्मॉल ले लीजिए। लार्ज कैप तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए कभी नहीं रिकमेंड करता। नहीं तो एक बात बताओ जैन साहब, आपने 20-25 साल बोला, इन्होंने 10 साल बोला, तो क्या ये ठीक है? एनीथिंग अबव 5 years इज गुड इन स्मॉल कैप। 5 साल से ऊपर आपके पास अगर समय है तो आपको स्मॉल कैप ही करना चाहिए। ओके, तो आप रख सकते हैं, और जैन साहब ने आपको एक राय भी दे दी है स्मॉल कैप के रेफरेंस में, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और सवालों की अगर बात किया तो विक्रम सोलर बाय किया है हितेश पारिक साहब ने 332 रुपए के दाम पे। क्या ये लॉस बुक कर लें या एवरेज करें? तो विक्रम सोलर तो 312 पे जब आईपीओ बेस का लो टूटा था, एक होता है बुलिश आईपीओ बेस, इसने बनाया था बेरिश आईपीओ बेस। 312 जब टूटा था तो वर्टिकल मतलब ऑल टाइम लो पे डाउन साइड में टारगेट तो कोई नहीं निकलते, बट एक्सटेंशन का टारगेट 240 था और इसका लो बना है 235 का। तो एक बाउंस बैक टुवर्ड्स 10 डे मूविंग एवरेज 250 और 20 डे मूविंग एवरेज 269 तक बन सकता है। निकलना भी है तो एटलीस्ट 10-20 मूविंग एवरेज की जोन में निकलिए। तो एक राय वो मिल आपको गया दी सर गई है। नैस्डैक वाला स्टॉक। नहीं तो ये विक्रम और सोलर वैसे भी नैस्डैक वाला आईपीओ के स्टॉक बाद से टूट रहा है लगातार, सो लग रहा है कि कुछ स्टेबल होना चाहिए इसको। सर बाउंस बैक दे सकता है। स्टेबल तो तभी होगा जब आईपीओ बेस बनेगा। तो आईपीओ बेस बनने का हमेशा आईपीओ वाले स्टॉक्स में वेट करना चाहिए। जितना 1.5-2 साल में अति उत्साह में लोग कूदे हैं, सब में नीचे आया है। तो एक बार एटलीस्ट लास्ट 100 आईपीओ की आप हिस्ट्री पढ़ लेंगे तो आप ही को मिल जाएगा कि बेस बनने का वेट करना हमेशा फायदेमंद रहता है। ये मेहनत नहीं करनी है तो लाइफ साइकिल ऑफ अ ट्रेड पढ़ने की मेहनत कर लीजिए। दोनों ही नहीं करेंगे तो हमेशा आईपीओ में इस तरीके से फंसते रहेंगे। और मैं वो बोल रहा था सर, सिम्बायोटिक जो ये यूएस वाला स्टॉक पूछ रहे थे, मिल गया है 52 रुपए पे। पूरा बेस का ब्रेकआउट है और इनिशियल सेकंड बेस ही है 119 हफ्ते का। 52 पे ब्रेकआउट है, खिंचा 52 से हाई भी बना चुका है 87.88 का। बट अगर ये खिंचा तो करीब 150-160 डॉलर तक जा सकता है। कैसे करते हो ये जैन साहब? बनारस से लेके बीएससी से लेके बिटकॉइन तक सब कवर कर डालते हो, कुछ छूट रहा है नहीं छूट रहा है? सर कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अब नाम हटा दो तो चार्ट में क्या अंतर है? वही कैंडल है, वही पैटर्न है, वही मूविंग एवरेज है। नाम तो सिर्फ इसलिए चाहिए होता है कि सिस्टम में लगा के उसको बाई सेल करना है। तो जब चार्ट रीडिंग करते हैं तो नाम से हमको कोई मतलब नहीं होता। अगर चार्ट अच्छा लगा तो फिर नाम देखते हैं, नाम देख के चार्ट नहीं देखते हैं, चार्ट देख के नाम देखते हैं। नहीं तो आपको आमतौर पे जैन साहब चार्ट याद रहते हैं स्टॉक के, या नंबर्स कहाँ से पुल बैक है, कहाँ से क्या है? नंबर ये याद रह भी नहीं सकता सर, और ये एक्सपेक्ट करना कि याद रहेगा ये अपने आप में गलत है। मेरे को सिर्फ पैटर्न याद होते हैं। कप एंड हैंडल पैटर्न याद है, फ्लैग पैटर्न याद है, कुछ जो ट्रेडिशनल पैटर्न्स हैं, लेकिन अब वो इतने वर्क नहीं करते हैं। तो दिख गए तो ठीक है, बट 3-4 पैटर्न मेरे को पता है। आईपीओ बेस, कप एंड हैंडल, फ्लैग पैटर्न, इतना पता होना पैसा कमाने के लिए बहुत है। इंडेक्स ट्रेड करना है तो एसएमटी का कॉन्सेप्ट हो गया, लार्ज कैप करना है तो वाइकॉफ का। लिमिटेड नॉलेज रहना हमेशा जरूरी होता है। मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है। तो एक नहीं तो कॉन्सेप्ट कितने पकड़िए, कितने पैटर्न उसको मोरलेस अच्छे याद से रहते हैं ढूंढ आपको? लीजिए। नहीं जैन साहब, आमतौर पे कितने पैटर्न याद रखते हो? याद तो देखिए, अगर ऐसे बोलेंगे तो 20 साल हो गए तो याद तो सभी हैं, बट जिसपे मास्टर है वो फ्लैग, कप एंड हैंडल और इंडेक्स या कमोडिटी ट्रेड करते समय एसएमटी, स्मार्ट मनी टेक्निक्स, जो इंस्टीट्यूशन कैंडल्स प्ले होता है वो। इतनी चीज मेरे को परफेक्ट याद है, और पैसा बनाने के लिए इतनी चीज बहुत है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। नहीं तो 20 साल हो गए जैन साहब आपको ये सब याद रखते हुए? नहीं नहीं, याद तो मेरे को मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस है सर। 2004 से स्टॉक मार्केट की जर्नी चालू हुई है, तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो शादी को कितने साल हो गए जैन साहब, जो एनिवर्सरी भूल गए? शादी में अरे मैं समझ गया कहाँ से लेके आए हैं। खैर मतलब हैरानगी की बात है, चार्ट याद है 20 साल में लेकिन शादी की एनिवर्सरी नहीं याद है। खैर अगर कोई सुन रहा है मैं तो बात वही अपनी सोचा जगह है। कि ये इतना सीरियसली क्यों पूछ रहे हैं। टांग खींचने का मौका मिला नहीं कि चालू हो गए। नहीं बड़े आप आराम आराम से बोल रहे हो, मुझे ये याद है, वो याद है, ये याद है, तो मैंने कहा जो फाइनल चीज याद करनी है वो याद नहीं है, कमाल ही है। खैर आगे बढ़ते चलो। अब आईएफएल कैपिटल पे पार्थ साहब पूछ रहे क्या किया जाए, 333 के दाम पे खरीदारी है।
सर देखिए, दोनों चीज में बेसिक अंतर है। ये सब याद रख के पैसा आता है, और ये वाली चीज याद रख के पैसा जाता है। गिफ्ट देनी पड़ती है महंगी सी, तो ये सब चीज याद नहीं रखना चाहिए। नहीं, एक और बात है जैन साहब, ये सब याद करने के लिए आपको रोज घर से सुकून है तभी याद है। अगर सिचुएशन खराब रही ना तो ये भी याद नहीं रहेगा, वो भी याद नहीं रहेगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है घर के लिए कि घर जो होता है ना वो स्पाइन के जैसा होता है, जिसका रोल तभी पता चलता है जब वो नुकसान में आती है। पूरी बॉडी को खड़ा रखता है लेकिन पता नहीं चलता कि पीछे होता है। इसीलिए ऐसा कुछ मत करो। यहाँ तो मुश्किल से 5-6 घंटे कहीं काम है, बाकी टाइम वहीं जाना है। ऐसी गलती मत करो और वो याद रखो, ज़्यादा बेटर है। ये सर आपने बिल्कुल सही कहा। घर अगर आपका युद्ध क्षेत्र है तो आप कहीं भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। और एग्री। मैं अच्छा परफॉर्म इसीलिए कर लेता हूँ क्योंकि हमेशा घर शांत रहा है, माहौल एकदम शांत रहा है। आप पता नहीं कहाँ से पहली बार 10 साल में भूला, तो मैं 9 साल हूँ, ये 10वीं बार भूला हूँ। तो पता नहीं 10वीं बार कहाँ से आग लग गई है। मगर मे भी एक्सपेक्टेशन अब वही है कि सोने की चेन चाहिए है, तो उसी के चक्कर में सब चल रहा है। अब अल्टीमेटली दिलाना तो पड़ेगी। तो समझ में तो आ रहा है कि इस बार इतना क्यों मचा हुआ है। भूला तो ऐसा नहीं, मैं पहली बार हूँ, मैं हर बार भूला हूँ। अब खैर, आ जाए आओ जरा आईएफएल वापस। कैप्स पे। आईएफएल जी, कैप। 53 हफ्ते का कप पैट वीसीपी बन रहा है। बनते हुए में प्रीएम्प्ट ना करें, बन जाने दें, फिर ब्रेकआउट के आसपास प्रीएम्प्टिव ट्रेड लिया जाएगा। नेकलाइन इसकी आती है 380 के आसपास। तो अभी पैटर्न को अच्छे से डेवलप होने दें। महंगा खरीदिए 380 पे, और महंगा बिकेगा। यहाँ सस्ता खरीदने के प्रीएम्प्ट में अगर फंसे तो केन्स टेक्नोलॉजी का हाल वही हुआ है, हैंडल बनते बनते वो नीचे आ गया। तो पैटर्न प्रीएम्प्ट ना करें, 380 के आसपास जब कंसोलिडेशन बनेगी ब्रेकआउट प्रीएम्प्ट करेंगे। स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, आइडियल है, पूरा पैटर्न बहुत बढ़िया बना हुआ है, वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, बट 380 के पास ही देखेंगे, उसके पहले नहीं देखेंगे।